सबसे पहले है लेंसेज एट सम सेपरेशन, ठीक है। हमारे पास दो लेंसेज हैं, ठीक है, और दो थिन लेंसेज हैं और वो कांटेक्ट में नहीं है। पहले वाले लेंस के लिए फोकल लेंथ f1 है, दूसरे वाले लेंस के लिए फोकल लेंथ f2 है, और इनके बीच की जो सेपरेशन है, ठीक है, इनके बीच की जो सेपरेशन है लेट अस से वो d है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इसके लिए इक्विवेलेंट लेंस लगाओ। मतलब इन दोनों लेंसेज को हटा करके हमें एक लेंस रखना है जो कि वैसा ही बिहेव करे जैसा कि इन दोनों का कंबाइंड बिहेवियर, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा जाए उसके करस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंट लेंस है इमेज वहीं पर बनाएगी जहां पर ये दोनों मिलकर बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रॉपरली रे डायग्राम बनाते हैं और फाइनल इमेज और इनिशियल ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं, और हमें पता चलता है कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से ऑब्जेक्ट और इमेज का जो रिलेशनशिप है वो थिन लेंस के की तरह आता ही नहीं है। मतलब इन दोनों को रिप्लेस करके हम एक थिन लेंस लगा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों के लिए, मतलब कॉम्बिनेशन के लिए जो ऑब्जेक्ट इमेज का रिलेशनशिप है वो एक्चुअली थिन लेंस के ऑब्जेक्ट इमेज रिलेशनशिप जैसा है ही नहीं, वो थिक लेंस की तरह रिलेशनशिप है। तो हम इसको एक सिंगल थिन लेंस से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पैरेलल लाइट रेज सिर्फ आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट को नहीं रखा गया, सिर्फ पैरेलल लाइट रेज आ रही है, तो ऑब्वियसली ये दोनों मिल करके कहीं ना कहीं इस लाइट रे को कन्वर्ज करेंगी ना, ठीक है। मान लो ये ऐसे करके कहीं कन्वर्ज करी, ये और पहले कन्वर्ज करी, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा? अगर सिर्फ पैरेलल लाइट रेज आ रही तब तो ऑब्वियस है कि ये सारी पैरेलल लाइट रेज कहीं पर, हर केस के लिए नहीं कह रहे हैं, ठीक, अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग इमेज आएगी और उसका रिलेशनशिप थिन लेंस जैसा होगा ही नहीं। हाँ, अगर लेंसेज थिन लेंसेज हैं और वो थिन लेंसेज कांटेक्ट में है, तो हमने रिजल्ट ये डिराइव किया है कि दो अलग अलग थिन लेंसेज हैं और इनको कांटेक्ट में रखते हैं, तो इन दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक अकेले थिन लेंस से जिसकी फोकल लेंथ पहले वाले की इंडिविजुअल फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग और दूसरे वाले की इंडिविजुअल फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऐसे निकालते हैं। इसमें याद रहना चाहिए तुम्हें, ये f1 पहले लेंस की इंडिविजुअल फोकल लेंथ है, कॉम्बिनेशन में रखने के बाद नहीं। उसी तरह f2 दूसरे वाले लेंस की इंडिविजुअल फोकल लेंथ है, कॉम्बिनेशन में रखने के बाद नहीं, ठीक है। एक लेंस मान लो तुम्हें दे दिया गया है, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ बता दी गई है। अब इस लेंस को हमने, ठीक है, वाटर के अंदर इमर्स कर दिया गया है। अब ऑब्जेक्ट और इमेज की रिलेशनशिप पूछी गई है, तो तुम यहाँ पर डायरेक्टली इसकी फोकल लेंथ जो एयर में थी वो फोकल लेंथ यूज करके इमेज नहीं पता लगा सकते हो। तुम्हें वाटर में इमर्स करने के बाद, किसी मीडियम में इमर्स करने के बाद उसकी मीडियम में फोकल लेंथ ऑब्वियसली निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो फोकल लेंथ गिवन है एयर में गिवन है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कॉम्बिनेशन के लिए जो हमने फोकल लेंथ निकाला है ना, इसमें तुम लोग ऐसा करने लगते हो यहाँ पे वाटर आ गया, यहाँ पे एक लेंस आ गया, तो यहाँ पे कोई और दूसरा मीडियम आ गया, है ना। तो जो हमने ये रिजल्ट डिराइव किया, रिजल्ट के डेरिवेशन में ही f1 f2 f3 इन सारे इंडिविजुअल लेंसेज के अपने अपने फोकल लेंथ थे जब ये अकेले एयर में रखे थे, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉम्बिनेशन में तुम अकेले एयर में रख करके इनकी फोकल लेंथ लिखोगे, ओके। हाँ, तो अगर पैरेलल लाइट रेज आ रही है तो कहाँ पर कन्वर्ज करेंगे वो हम
पता लगा सकते हैं, इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम पता लगा सकते हैं। और क्वेश्चन उठता है कि ठीक इनकी इसकी फोकल लेंथ बतानी है और साथ साथ ये बताना है कि आ, आ, कि ठीक इक्विवेलेंट फोकल लेंथ तो बताओगे, लेकिन उस फोकल लेंथ के करस्पॉन्डिंग हमें इक्विवेलेंट लेंस को कहाँ पर रखना पड़ेगा। अगर अगर दोनों लेंसेज कांटेक्ट में होते हैं तो इक्विवेलेंट लेंस इन दोनों को हटा करके वहीं पर रखते हैं, लेकिन पहला लेंस यहाँ है, दूसरा लेंस यहाँ है, तो इनको हटा करके एक लेंस रखेंगे जो कि वहीं पर इन पैरेलल लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा जहां पर ये दोनों इंडिविजुअल लेंसेज मिल करके कन्वर्ज करें। लेकिन उस इक्विवेलेंट लेंस को कहाँ पर रखना पड़ेगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा, यहाँ पर रखना, कहाँ पर रखना वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है और ये टॉपिक ऐसे दिया गया है रे ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो इसीलिए ये खुद से तुम लोग डिराइव कर सकते हो, थोड़ी ज्योमेट्री यूज होती है और मुझे लगता है कि इसकी डेरिवेशन करने का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि ये रिजल्ट कैसे आ रहा है। मेरे हिसाब से ये अनइम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो इसका जो रिजल्ट है वो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सॉरी, डेरिवेशन इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं रिजल्ट डिराइव करने के बाद क्या आता है वो बता देता हूँ। सर हाँ सर ऐसा भी हो सकता है ना, अगर पहले वाले लेंस हाँ की फोकल लेंथ डी से कम हो। बिल्कुल बिल्कुल कम हो सकती है, और उस केस में ठीक, और अगर इसकी जो फोकल लेंथ है ऐसी जगह पर आए, ठीक है, जहां पर आ, ये वाला पॉइंट मान लो फोकस है पहले वाले लेंस का, ठीक है, और ये पॉइंट दूसरे वाले लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई कर है, तो उस केस में क्या होगा पता है, यहाँ से ना ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। दोनों कॉन्वेक्स लेंस है लेकिन ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, इसको कन्वर्ज करेगा, लेकिन क्योंकि ये एफ वाला पॉइंट बहुत पास आ गया है तो ये इस तरह से हो जाएगा। सॉरी, तो ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे पहले कैसे जा रही थी, पैरेलल जा रही थी, ठीक है, और ये फाइनली ऐसे डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग डायग्राम तो किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए ही ड्रॉ करते हैं। रिजल्ट हमारा सारा मतलब रिजल्ट हमारा यूनिवर्सल होता है। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले के लेंस इससे पहले लेंस फार्मूला डिराइव किया, तो वो ड्रॉ स्कीमेटिकली हमने मतलब वो इंडिकेटिव डायग्राम था, हमने कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करके लेंस फार्मूला डिराइव किया, लेकिन वो रिजल्ट सिर्फ कॉन्वेक्स के लिए नहीं था। ठीक है, तो वो कैसा भी हो सकता है और रिजल्ट वैलिड होगा सारे केसेस में, नो डाउट। मेरे हिसाब से रिजल्ट याद नहीं करना चाहिए। अगर मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता तो मैं उस स्पेशल केस में ना अलग अलग दोनों के लिए लेंस फार्मूला अप्लाई करके फाइनल फोकस निकाल लेता। ठीक है, वो कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है नहीं, लेकिन इसका रिजल्ट सिंपल है तो इसको तुम याद रख सकते हो। तो फोकल मतलब देखो एक्चुअल लाइट रे की पाथ क्या है, कुछ ऐसे जा रही, पहले लाइट रे यूं गई, इसको थोड़ा मुझे बड़ा ड्रॉ करना चाहिए, फिर लाइट रे यूं आई, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, तो हम बोलते हैं ये जो फाइनल लाइट रे और इनिशियल लाइट रे इसको ऐसे ज्वाइन करें। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि यहाँ पर एक लेंस रखा गया है और उसकी फोकल लेंथ ये वाली लेंथ है। ठीक है, तो तुम थोड़ी सी ज्योमेट्री अप्लाई करोगे, ये दोनों चीजें तुम कैलकुलेट कर लोगे। इसको थोड़ा बड़ा कर ही लेते हैं, नहीं तो फिगर अगर क्लियर नहीं है तो कैसे काम चलेगा, एक सेकेंड लगेगा। ये हमारा पहला लेंस है और ये हमारा दूसरा लेंस है। ठीक है,
ठीक है, तो इसके लिए डायग्राम थोड़ा और ज्यादा क्लियर दिखेगा। ये F1 है, F2 है, और इससे लाइट रे कुछ में ऐसे आ रही है, और उसके बाद कुछ ऐसे जा रही है लाइट रे, ठीक है, और फिर कुछ ऐसे जा रही है लाइट, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन का अगर हमें इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है तो हम ऐसा अज्यूम करें कि लाइट रे यहाँ से, अगर इस कॉम्बिनेशन को हमें एक लेंस से रिप्लेस करना हो, ये सारे केसेस के लिए नहीं, सिर्फ उस केस के लिए जिसमें कि पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक, ऐसे कॉम्बिनेशन से जिसमें कि हमारा इक्विवेलेंट लेंस, ठीक है, कुछ यहाँ पर रखा गया है, इक्विवेलेंट लेंस कुछ यहाँ पर है, और उसकी जो फोकल लेंथ है, ये वाली लेंथ जो है, ये इसकी फोकल लेंथ है, कैपिटल है, ठीक है। तो दोनों लेंसेज को हटा करके एक ये वाला लेंस लगा दोगे विद फोकल लेंथ कैपिटल F, तो ये वैसा ही काम करेगा जैसा ये दोनों मिल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पैरेलल लाइट रेज के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, तो ज्योमेट्री अप्लाई करके और सिंपल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करके फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की वैल्यू आती है, कैपिटल F यूज कर रहा हूं मैं फॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ये पहले की तरह जैसे थिन लेंसेज में होता था 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है, माइनस d अपॉन f1 f2, ठीक, ये फाइनल रिजल्ट आता है। ज्योमेट्री अप्लाई करो, इसको डिराइव करो, लेकिन मेरे हिसाब से इसको डेरिवेशन ना करो तो अच्छा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है नीट के लिए। और तो नीट का मतलब मैं तुम्हें क्लास में ऐसे ही क्वेश्चंस नहीं करवाता हूँ कि जो सिर्फ नीट लेवल के हो, मैं उससे जितने ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस होते हैं करवाता हूँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस ही करवाता हूँ जिसकी एडवांटेज तुम्हें नीट में मिले, ठीक है। तो इसका कोई एडवांटेज तुम्हें नहीं मिलेगा, इसको अगर तुम डिराइव करते हो तो अननेसेसरी डेरिवेशन, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ही, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ होगी मेरे हिसाब से। और हाँ, तो ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की वैल्यू ऐसे निकालोगे अगर सेपरेशन पर थिन लेंसेज है, और इस लेंस को कहाँ पर रखना पड़ेगा, तो सेकेंड लेंस से जो डिस्टेंस आती है, ये तो ये सिंपल डेरिवेशन है, ये एससी वर्मा में भी दिया होगा और बाकी जगह भी मिल जाएगा, अगर तुम्हें देखना ही है तो तुम देख सकते हो। ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मैं लिख देता हूँ, इसको क्या लिखूं, इसको लिख देता हूँ x, ठीक है। तो जो हमारा इक्विवेलेंट लेंस है उसको सेकेंड लेंस से कितना पहले रखना पड़ेगा, ये x की वैल्यू भी हम कैलकुलेट करते हैं, और ये वैल्यू आती है d कैपिटल F अपॉन स्मॉल f1, ठीक है, शायद इतनी आती है, इसको मैं वेरीफाई कर ले रहा हूँ थोड़ी देर में, रुक जाओ एक मिनट, ठीक है, ये रिजल्ट तो सही है, और दूसरा वाला रिजल्ट भी ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ये दूसरा वाला रिजल्ट भी ठीक है, ये रिजल्ट यूज करोगे और तुम इक्विवेलेंट लेंस ड्रॉ कर सकते हो ओनली फॉर पैरेलल लाइट रेज। अब तुम्हारा जो डाउट था इसमें, कि हो सकता है कि पहला जो लेंस है वो पहले ही कन्वर्ज कर ले, ठीक है, तो दोनों लेंसेज मिल करके हो सकता है बिहेव करेंगे डाइवर्जिंग लेंस की तरह, ठीक, वो भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे तुम देख रहे हो ना, ये अगर डी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो हो सकता है कि कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पॉजिटिव, दोनों के लिए पॉजिटिव है F1 F2, लेकिन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाए, ठीक है। इस टॉपिक पे फाइनल कमेंट्स, इसका कोई यूज नहीं है, एक्स्ट्रा यूज नहीं, क्योंकि जब भी हमें ऑब्जेक्ट दिया जाएगा तो हम इंडिविजुअली दोनों लेंसेज के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके
फाइनल इमेज की पोजीशन हम हमेशा निकाल सकते हैं, तो इक्विवेलेंट की जरूरत क्या है? अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि वो तो थिन लेंसेज में भी था। थिन लेंसेज में वो जरूरत इसलिए थी क्योंकि थिन लेंसेज का जो रिजल्ट है ना वो बहुत सिंपल है, ठीक है, वो वैसे ही तुम याद रख सकते हो जैसे कि सिंगल लेंस का रिजल्ट तुम्हें याद है। तो थिन लेंसेज के लिए तुम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद रखते हो, उससे तुम्हारी प्रॉब्लम सिंप्लीफाई होती है, ठीक है। अदरवाइज तुम्हें पहले लेंस की वजह से, फिर दूसरे लेंस की वजह से, तीसरे, हर एक के लिए बार बार सिंगल लेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता था, वो लेंदी होता था। तो इसके लिए इक्विवेलेंट निकाला तो वो अच्छा काम किया, इससे तुम्हारा काम बहुत ही सिंप्लीफाई हुआ। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके लिए अगर तुम रिजल्ट निकाल भी लेते हो तो उतना वो कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट होगा, उसको याद रखने से ज्यादा आसान होगा कि तुम 2 बार लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके फाइनल इमेज की पोजीशन का पता लगा लो, ठीक है। और ये जो डेरिवेशन है बहुत सिंपल है, ज्योमेट्री थोड़ी यूज करनी पड़ेगी, वो आ जाएगा, तो वो अननेसेसरी उसको हम, ठीक है। तुम ये मत सोचना कि मैं, ठीक है, टाइम बचाने के लिए किसी और पर्पज से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, मैं बहुत टाइम होता या नहीं होता तो इसको स्किप, ठीक है, करना ही मेरे लिए, मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट मुझे बताना है कि इन सारे लेंसेज के लिए, मिरर्स के लिए हम लोगों ने एक्सटेंडेड बॉडीज की इमेज का पता लगाया है ना, मैग्निफिकेशन के टर्म्स में। अब इसी तरह के क्वेश्चंस ना, जैसे मान लो ये मिरर है तुम्हारा, ये लेंस है, चलो ये लेंस है हमारा, ठीक है, और लेंस के सामने कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखी गई है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके तुम कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है ये लेंस कैसा है, ये समझ रहे हो ना, ये जो लेंस है ना, इसको अगर सामने से देखोगे तो इस तरह का दिखेगा, ठीक है, अगर इस लेंस को तुम सामने से देखते हो तो सर्कुलर टाइप का दिखेगा, ठीक है, ये इसका फ्रंट व्यू होगा, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, इसको लेंस को मैं ऐसे करके ड्रॉ करूं, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्ट बना दें और इस तरह से इमेज बन रही है, और ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा ऐसे बल्ज आउट है, ठीक है, लेकिन वो ऐसे एक्सिस के सिमेट्रिक, और इसी तरह से पीछे भी, ठीक है, ये इमेजिन कर पा रहे हो, इसको फिगर में बहुत अच्छी नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन होपफुली तुम इमेजिन कर पा रहे हो लेंस कैसा है 3D में। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर इसी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हम ऑब्जेक्ट को यूं रखते हैं, ऑब्जेक्ट को यूं रखते हैं इधर की तरफ, तो बिल्कुल उसी तरह से मैग्निफिकेशन, क्योंकि इस वाली एक्सिस के लिए, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को यूं भी रखते हैं, इस तरह से भी रखते हैं, तो भी बिल्कुल रिफ्रैक्शन वैसे ही होगा जैसे जैसे इस वाले प्लेन में हो रहा था। ऐसा करते हैं कि हम इन प्लेन्स का नाम रख देते हैं, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर जी एक्सिस है, ठीक है। तो अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखते हैं, ठीक, इमेज कैसी बनेगी, कितनी किस साइज के, वो कैलकुलेट किया है। मैं कह रहा हूँ कि जी एक्सिस के अलॉन्ग भी अगर अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सेम रिजल्ट वैलिड होगा, मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सारे रिजल्ट वैसे ही वैलिड होंगे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर के लिए हमने मैग्निफिकेशन वाला रिजल्ट निकाला है, ठीक है। इन सारे एक्सिस के लिए, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल ये कंप्लीट प्लेन में ऑब्जेक्ट को कैसे भी रखा जाए, उसके लिए वो रिजल्ट वैलिड है, क्योंकि इस कंप्लीट प्लेन के लिए हमारा लेंस सिमेट्रिक है, मतलब इस एक्सिस के अबाउट हमारा लेंस सिमेट्रिक है, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा सर्कुलर डिस्क रख देते हैं, इसकी इमेज बनाओ, ठीक, या पूछा जाता है कि यहाँ पे एक स्क्वायर प्लेट रख देते हैं, इसकी इमेज बनाओ, ठीक, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसकी लेंथ की इमेज बनाओगे, ब्रेड्थ की इमेज बनाओगे, तो ओवरऑल स्क्वायर की भी इमेज बन जाएगी। तुम्हें पूछा जाएगा कि स्क्वायर का मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो लेंथ को भी m से मैग्नीफाई करेगा ये लेंस, ब्रेड्थ को भी m से मैग्नीफाई करेगा, तो ओवरऑल जो एरियल मैग्निफिकेशन होगी वो m स्क्वायर हो जाएगी, ठीक, एरियल मैग्निफिकेशन वो लीनियर मैग्निफिकेशन के स्क्वायर की इक्वल हो जाएगी, ये
फॉर ऑब्वियस रीजंस, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेंथ को डबल, मान लो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 आ गई, लेंथ डबल हो जाएगी, ब्रेड भी डबल हो जाएगी, है ना, तो उसका जो एरिया होगा वो 4 टाइम्स होगा। और यही चीज ट्रू होगी, यही चीज ट्रू होगी यहाँ पर सर्कल रख दिया जाए, एलिप्स रख दिया जाए, या ऐसी कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सिमिलर शेप की फिगर यहाँ पर बन जाएगी, बस उसका जो एरिया होगा वो m² टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे भी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं कि ये 3D हो जाए, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर रख दिया जाए, तो वो भी तुम स्टेप बाय स्टेप। चलो मैं एक और एग्जांपल, मान लो हम अपना स्क्वायर प्लेट ऐसे रखते हैं, लेकिन इसका साइज बहुत स्मॉल होना चाहिए, तो इधर वाली मैग्निफिकेशन तुम्हें पता है, लॉन्गिट्यूडनल पता है, और लैटरल मैग्निफिकेशन पता है, तो तुम एक बार इसकी लेंथ की इमेज बनाओगे, एक बार उसकी ब्रेड की इमेज बनाओगे, और फाइनल इमेज तुम्हें पता चल जाएगी। ठीक है, तो वो कितनी आएगी वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन होता, मतलब आता, तो तुम जरूर इसको स्टेप बाय स्टेप लेंथ के लिए अलग और ब्रेड के लिए अलग सॉल्व कर लेते हैं। और ऐसा क्यूब भी होता है तो हर एक एक्सिस के अलॉन्ग मैग्निफिकेशन देख करके कंप्लीट बॉडी की इमेज, 3D इमेज का भी तुम पता लगा सकते थे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है, लेंस तो ठीक है, लेंस तो ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी, ये सब तुम्हें क्वेश्चन आने वाले नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मतलब ये सारे केसेस भी पॉसिबल हैं जो कि हमें डिस्कस नहीं करने। अभी जितने लेंसेज हम डिस्कस कर रहे थे वो कहलाते हैं स्फेरिकल लेंस। अगर हमारे पास सिलिंड्रिकल लेंस होगा कुछ इस टाइप का, अगर हमारे पास सिलिंड्रिकल लेंस होगा, मैं कह रहा हूँ हमारे पास मान लीजिए सिलेंडर है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और इसको हम कट कर देते हैं, ठीक, इस तरह से कट कर देते हैं, इस तरह से कट करके बाहर निकाल देते हैं, तो फिर ये जो कैसा लेंस दिखेगा तुम इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक है, तो अगर इसको साइड से देखोगे ना, ठीक है, तो ऐसा ऐसी फिगर दिखेगी। हालांकि ये स्फेरिकल लेंस नहीं है, सिलिंड्रिकल लेंस है, ठीक है। तो अब इसके सामने अगर बिल्कुल बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, मतलब अगर बिल्कुल वाई एक्सिस में ऑब्जेक्ट को रखते हो, तब तो सारी स्टोरी सेम होगी, लाइट इज वैसे ही रिफ्रैक्ट करेंगे और तुम्हें इमेज वैसी ही मिलेगी। लेकिन अगर हम इसको दूसरे प्लेन में लाएंगे ना, तो ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे ले आएंगे, तो फिर रिफ्रैक्शन सेम नहीं होगा, और जी एक्सिस के अलॉन्ग, अगर ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, और ये जी एक्सिस है, अगर जी एक्सिस के अलॉन्ग हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक, कुछ इस तरह से, तो इसकी इमेज कि वैसे हम नहीं निकाल सकते हैं जैसे कि स्फेरिकल केस के लिए निकाला था। इनफैक्ट तुम अगर देखोगे जी एक्सिस के अलॉन्ग ये प्लेन सरफेस जैसा बिहेव करेगा, बिल्कुल बिल्कुल एक्सी प्लेन में अगर लाइट रेज ड्रॉ करोगे तो। लेकिन वो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पर्पस ये था कि सिलिंड्रिकल लेंस भी हो सकता है और उसके लिए इमेज वैसे नहीं निकालते हैं जैसे कि स्फेरिकल लेंस के लिए निकालते हैं। वो तुम अपने, तुम्हारी 3D विजुअलाइजेशन अच्छी है तो तुम ट्राई कर सकते हो कैसी होनी चाहिए। इसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि हम क्या कहते हैं कि ये जो लेंस है ना, एक हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में 2 सेंटीमीटर की रेडियस पे सर्कुलर मोशन करा दें इस तरह से। तो बोला गया कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो कितने रेडियस की सर्कुलर मोशन करेगी, ठीक है, और इसका सेंस क्या होगा, ठीक है। तो वो भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि इसकी रेडियस जितनी है ना, m टाइम्स इमेज के सर्कुलर मोशन की रेडियस हो जाएगी। ये भी सर्कुलर मोशन करेगा, ये भी सेम पोजीशन पर सर्कुलर मोशन करेगा, और रेडियस m टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी मैंने, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी कवर कर दिया। डिफेक्ट्स ऑफ इमेजेस। अच्छा, डिफेक्ट्स ऑफ इमेज से पहले साइन कन्वेंशन छोटा है तो उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, साइन कन्वेंशन, ठीक है, तुमने स्टार्टिंग से देखा है कि हम लोग मिरर्स के लिए ऑब्जेक्ट इमेजेस को रिलेट कर रहे हैं,
लेंसेज के लिए ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशंस को रिलेट कर रहे हैं, और यहाँ पे पोजीशंस का मतलब होता है उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज लिखने के लिए हम अपना एक्सिस डिसाइड करते हैं। ऑब्वियसली ओरिजिन को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ओरिजिन लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को मान करके ही लेंस फार्मूला डिराइव किया गया है, और मिरर के पोल को ही ओरिजिन मान करके मिरर फार्मूला डिराइव किया है। तो ओरिजिन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक्सिस चूज करने के लिए, मतलब पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ, ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो मिरर फार्मूला प्रॉपर्ली एक्सिस चूज किया, हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे, और मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला अप्लाई किया। लेकिन इसमें मिरर फार्मूला में और लेंस फार्मूला में फोकस का तुम्हें कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, और कोऑर्डिनेट तुम्हें ये देख करके लिखना पड़ेगा कि उस मिरर के लिए, लेंस के लिए फोकस लाई कहाँ पर करता है, ठीक है। तो मिरर के लिए फोकस का पता लगाना बहुत आसान होता है, उसके कर्वेचर से ही पता है, जहाँ सेंटर है उसके हाफ पर, तो यहाँ पे इसका फोकस होगा, यहाँ पे कॉन्वेक्स का फोकस यहाँ पर होगा। अब तुमने अपने एक्सिस जैसे भी चूज किया, उस एक्सिस के अकॉर्डिंग इनके कोऑर्डिनेट्स अपने मिरर फॉर्मूला में यूज करते हो। लाइकवाइज लेंसेज के लिए भी ऐसा ही होता है, लेंसेज के लिए भी ऐसा ही होता है। लेकिन लेंसेज के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, लेंसेज के पास दो फोकस होते हैं, और उसका कौन सा फोकस किधर होगा वो डिपेंडेंट होता है कि लाइट रे किधर से आ रही है। अगर लाइट रे तुम्हारे डायग्राम में, लाइट रे यूं आने का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा गया है, ठीक है। लाइट रे की डायरेक्शन, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड से होगी। हो सकता है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो तो लाइट रे ऐसे आ जाएगी, हो सकता है कि रियल ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो तो लाइट रे कुछ ऐसे जाती होगी, ठीक है। एनीवे, तो जो फोकस का के कोऑर्डिनेट्स डिपेंड करते हैं, वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में लाइट रे कैसे ट्रैवल कर रही है उस पर सोली डिपेंड करते हैं, ठीक है। रहने दो, आजकल लगा देना। उसको लगा दो, इधर इधर भी झाड़ू लगा दो। हाँ, तो लेंसेज के लिए फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो डिपेंड करेगा कि लाइट रे कैसे ट्रैवल कर रही है। अगर कॉन्वेक्स लेंस है, लाइट रे यूं ट्रैवल कर रही है तो उसकी दूसरी साइड में फोकस एग्जिस्ट करता है। अगर कॉनकेव लेंस है, लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है तो इसकी सेम साइड में फोकस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो फोकस का कोऑर्डिनेट तुम्हें लाइट रे को देख करके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पहले पता लगाना पड़ेगा, फिर फोकस के कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिख करके लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके इमेज की पोजीशन तुम निकालते हो, ठीक है, यही करते हो। तो ये जो फोकस की पोजीशन कहाँ पर होगी, ये वाला जो पार्ट है ना, वो ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, और इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि एक स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन जो सारी बुक्स में फॉलो किए जाते हैं, वो 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 फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन हम फिक्स करते हैं कि अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन में मिरर का हो या लेंस का हो या रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का, कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें हमेशा लाइट की जो डायरेक्शन है ना, उसी को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लो। मैं बुक के कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसी को फॉलो करना है, ठीक है। ये लेकिन ऐसा कन्वेंशन क्यों सेटअप किया गया है ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी भी बुक में जाओगे ना, किसी बुक को देखोगे तो उस बुक में तुम्हें साइन कन्वेंशन में लिखा रहेगा कि जैसे लाइट ट्रैवल कर रही है उसी डायरेक्शन को तुम्हें पॉजिटिव मानना ही है, ठीक है। हालांकि तुमने डेरिवेशन देखा है तो तुम्हें पता है कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर साइन कन्वेंशन को फॉलो करते तो एश्योरिटी है कि तुम गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो जैसे जूनियर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो उनको तुम क्या सिखाओगे, कोऑर्डिनेट किधर रखना है, कैसे चूज करना है ना, फोकस कौन सा फोकस, किस फोकस का कोऑर्डिनेट तुम्हें चूज करना है, मतलब सेलेक्ट करना है मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला अप्लाई करने में, ठीक है। तो कन्वेंशन हम सेट कर देते हैं कि जो लाइट की डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस माननी है, और और
पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ साथ हम लोग हर एक लेंस के लिए या मिरर के लिए फोकल लेंथ जो होती है ना उसके साथ ही साइन अटैच कर देते हैं। मतलब कि हम हमेशा के लिए मान लेते हैं कि हमारा जो कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ, बुक में लिखा रहेगा फोकल लेंथ, हालांकि लेंथ का मतलब तो डिस्टेंस होनी चाहिए, तो बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमेशा फोकल लेंथ, अरे मेरे साहब मुझे भी जाना होगा, तो फोकल लेंथ की जो वैल्यू है ना वही नेगेटिव ले ली जाती है। ठीक है, फोकल लेंथ की वैल्यू कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा नेगेटिव ही लेनी है। उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ ये हमेशा पॉजिटिव लेनी है। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि तुम लाइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान रहे हो, और उसी तरह से मतलब फॉर्मूले में जो एफ की वैल्यू पुट करेंगे ना वो फोकल लेंथ की होगी, और उसके साथ साइन ऑलरेडी अटैच्ड है। और उसी तरह से ये कॉनकेव मिरर है, सॉरी कॉनकेव लेंस है अगर, तो इसके लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही होगी। ठीक है, और इन्हीं फोकल लेंस के साथ इनकी पावर्स भी एसोसिएटेड है। ठीक है, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर पॉजिटिव हमेशा आएगी, जिसका मतलब वो कन्वर्जिंग है। कॉनकेव लेंस के लिए पावर हमेशा नेगेटिव होगी, जिसका मतलब है कि वो डाइवर्जिंग है। ठीक है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, और ये लास्ट पॉइंट है डिफेक्ट्स ऑफ इमेजेस। इसको भी हम बहुत ब्रीफली देख लेते हैं। तो लेंस के लिए या मिरर के लिए ऑलरेडी हमें पता है कि हम जो इमेजेस ड्रॉ कर रहे हैं लेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके, वो इमेजेस सिर्फ तब तक वैलिड है जब तक कि, या पहले मिरर के लिए देख लेते हैं, वो इमेजेस सिर्फ तब तक के लिए वैलिड है जब तक कि हम सिर्फ उन लाइट रेस को कंसीडर कर रहे हैं जिनके लिए, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल क्लोज है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऑलमोस्ट पैरेलल है, जिनको पैराक्सियल रेस कहते हैं। तो अगर बहुत प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज वाली लाइट रेस को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये बस समझाने के लिए, तो इसकी जो इमेज है ना वो तो बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट इमेज ऐसे बन गई, लेकिन जो बाकी लाइट रेज है ना, ठीक है, वो स्मीयर्ड हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेज। ये तो मार्जिनल, अरे तो अपनी गाड़ी ले जाना है, अरे मेरी गाड़ी बहुत खराब कंडीशन है, वो परमानेंट डिफेक्ट है, तो मैं क्या करूँगा पूरे दिन? मुझे जाना होगा तो बताओ। गाड़ी लेके अभी अभी गई तो जाए, अरे मुझे मैं गाड़ी चाहिए, 2-3 बार जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इसकी जो इमेज है वो एक ही पॉइंट पर नहीं होगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे स्मीयर्ड हो जाती है। अलग अलग जगह पर जब लाइट रे फॉल करती है तो वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं करती है। ठीक है, तो ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं, इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं, ठीक है, स्फेरिकल एबरेशन। और ये किसी भी स्फेरिकल मिरर में होगा, क्योंकि स्फेरिकल मिरर के लिए जो पैराक्सियल लाइट रेज है और मार्जिनल लाइट रेज है उनकी इमेज सेम पॉइंट पर नहीं, और ये ऐसा भी नहीं कि मार्जिनल लाइट रेज सारी एक जगह पर और पैराक्सियल लाइट रेज सारी एक जगह पर। जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे ना तो इमेज की लोकेशन थोड़ी थोड़ी ऐसे डिस्प्लेस होती जाएगी, तो ओवरऑल जो इमेज बनेगी वो स्मीयर्ड हो जाएगी अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये डिफेक्ट है, प्रॉब्लमेटिक है, इसको कई जगह पर ये अनडिजायर्ड है। ठीक है, तो अनडिजायरेबल है, तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसे एप्लीकेशंस यूज करते हैं जिसमें कि हमें सिर्फ पैरेलल लाइट इसको कन्वर्ज करना एक पॉइंट पर, तो वहां पर तो तुम्हें पता है कि हम लोग क्या करते हैं, स्फेरिकल मिरर की जगह
ठीक है, पैराबोलॉइड सरफेस यूज करते हैं, और पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है कि ठीक है, सारे पैरेलल, अगर कोई भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और ठीक है आई इक्वल्स आर से इनको रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये सारे लाइट रेज बिल्कुल एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी स्फेरिकल एब्रेशन वाला डिफेक्ट आएगा स्फेरिकल मिरर्स में, ठीक है, जो कि एक इमेज डिफेक्ट, एक मेजर इमेज डिफेक्ट हो सकता है। उसके बाद दूसरा इमेज डिफेक्ट क्या है, इसी तरह का एक दूसरा डिफेक्ट होता है, वो कहलाता है क्रोमैटिक एब्रेशन। तो मैं अभी दो ही डिफेक्ट्स अभी बता रहा हूँ, मैं भूल गया कि एक्चुअली ये सारे डिफेक्ट्स हमें तब डिस्कस करने चाहिए थे जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये याद नहीं रहा। एनीवे, क्रोमैटिक एब्रेशन क्या होता है? तो क्रोमैटिक एब्रेशन का मतलब होता है कि ये मिरर्स में नहीं होता है। तो अगर क्रोमैटिक एब्रेशन को रिमूव करना है तो तुम देखोगे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, तो उसमें ये क्रोमैटिक एब्रेशन होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लेंस की जगह मिरर लगाते हैं। ये क्रोमैटिक एब्रेशन, ये क्रोम से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये कलर से रिलेटेड है। कलर का मतलब है कि जैसे ही व्हाइट लाइट आती है तो उसमें एक वेवलेंथ की लाइट नहीं होती, उसमें बहुत मल्टीपल वेवलेंथ्स होते हैं, और अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। ठीक है, अलग अलग लाइट की अलग अलग वेवलेंथ, तो वेवलेंथ अलग अलग वेवलेंथ के लिए अगर अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग फोकल लेंथ भी होगी। तो जैसे ये हमारा लेंस है, इस पे अगर व्हाइट लाइट को सेंड करेंगे तो ये एक ही जगह पर कन्वर्ज थोड़ी करेगी। इसमें से जो वॉयलेट है, ठीक है, वॉयलेट लाइट है, उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वॉयलेट जो है ना सबसे पहले कन्वर्ज करेगा, ठीक है, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कन्वर्ज। वॉयलेट को वॉयलेट जैसा दिखाता हूँ, ये वॉयलेट है इस तरह से, और रेड जो है सबसे दूर में जाकर, इतना गैप नहीं आएगा लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये सब अलग अलग पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगे। तो ओवरऑल जो ठीक है फोकस है ना, फिर से एक शार्प पॉइंट नहीं होगा, स्मीयर्ड हो जाएगा। और इसी तरह से तुम सोच सकते हो कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट भी है तो उस ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो इमेज आएगी, ठीक, अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट की वजह से उसकी शार्प इमेज नहीं बनेगी, कि वो थोड़ा सा मतलब बिल्कुल शार्प नहीं होगी, थोड़ा सा वो ऐसे स्मीयर्ड हो जाएगी। उसको अगर हमें रिमूव करना है तो हम लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स कोशिश करते हैं, जैसे टेलीस्कोप है, ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग बिल्कुल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स बनाए, ठीक है, मतलब लेंसेज को हटा करके मिरर को सिर्फ यूज करके भी टेलीस्कोप बना सकते हैं, और उसमें ये प्रॉब्लम, एब्रेशन वाली प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, बस अब 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी कंसेप्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, इसको मुझे नहीं लगता कंसेप्चुअली बहुत कम स्टूडेंट्स अच्छे से समझ करके इसको सीखते होंगे और इसके क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे। बस फॉर्मूला याद करके भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर सिंपल क्वेश्चन है तो, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा ठीक है क्वेश्चन के टाइप्स को ऐसे चेंज किया जा रहा है कि अगर तुम कंसेप्चुअली अच्छे से समझे होगे तभी आसानी से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आने वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज फॉर्मूला अगर याद है तो लक है, हो सकता है कि फॉर्मूले के बेसिस पर तुम ठीक है सॉल्व करो और लकीली आंसर आ जाए, या लकीली तुम उसको सॉल्व कर दो, और पॉसिबल है कि नहीं भी सॉल्व कर पाओ। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ या ना कर पाओ, उससे ज़्यादा है कि तुम इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से अगर समझते हो तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक्साइटिंग है, ठीक है, तुम्हें सीखने में मज़ा आएगा। ओके, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तुम्हारे कोर्स में 2 ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स सीखने हैं,
दो मेन टाइप्स के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो है, पहला है माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो जो रे ऑप्टिक्स की नॉलेज तुमने गेन की है, उनको यूज करके तुम देखोगे हम माइक्रोस्कोप बना सकते हैं। माइक्रोस्कोप का मतलब है, ठीक है, माइक्रोस्कोप का मतलब है कि छोटे ऑब्जेक्ट का साइज बहुत कम है, ठीक है, तो उनको तुम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हो, ठीक है। और टेलीस्कोप, ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको तुम टेलीस्कोप की हेल्प से देख पाते हो। तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में भी, पहले माइक्रोस्कोप में तुम सिंपल माइक्रोस्कोप समझोगे, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझोगे, फिर टेलीस्कोप में भी अलग अलग टाइप के टेलीस्कोप्स हैं, टेरेस्ट्रियल है, एस्ट्रोनॉमिकल है, रिफ्लेक्टिंग है ना, न्यूटोनियन, कैसिवेनियन। तो इनको ब्रॉडली हम दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एक माइक्रोस्कोप हो गया और टेलीस्कोप हो गया। इनके लिए हमें प्रॉपरली रे डायग्राम और इनके लिए मैग्निफिकेशन का रिजल्ट हमें डिराइव करना होगा। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करने से पहले बहुत ब्रीफली, ठीक है, हमें पहले ये समझना पड़ेगा, हालांकि हम लोगों ने ब्रीफली थोड़ा जैसे ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था तो ये टॉपिक डिस्कस किया था कि हम एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, हमारी जो ह्यूमन आई है, वो कैसे किसी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करती है और कैसे उस इमेज को सेंस करती है, ठीक है। तो ह्यूमन आई, तुम लोग तो बायो के स्टूडेंट्स हो, तो तुम्हें अच्छे से पता है कि इसमें, ठीक है, मुझे भी याद नहीं है उतने अच्छे से ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर है, मतलब उसकी जो एनाटॉमी है। इसमें अगर इसको ब्रॉडली बनाया जाए तो इसमें ऐसे, ये हमारा ये लेंस है, इस तरह से ये क्रिस्टलाइन लेंस होता है, और ये लेंस बिल्कुल ऐसा फिक्स रिजिड नहीं होता है, कि आईज के अंदर का पार्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कहलाते हैं, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहलाते हैं, जो कि, ठीक है, ऐसे करके, ऐसा करके, तो इसको उतने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस एक रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व्स के लिए यहाँ पर जगह है इसको, ठीक है। कि तुम लोगों को पता है ये क्या है, ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कहलाता है आइरिस, ठीक है। और इस आइरिस को, है ना, कंट्रोल करने के लिए सीलियरी मसल्स होते हैं, ठीक है। ये सब देखिए, और इसके बीच की जो ये ओपनिंग है, ठीक है, तुम्हें छोटी सी आईज के अंदर ऐसे करके छोटी सी ऐसे ओपनिंग दिखती है, ये वाली जो ओपनिंग है ना, जो छोटी सी ओपनिंग है, ये क्या होती है, ये कहलाती है पुपिल, ठीक है। और इस साइड ये एक्वस ह्यूमर होता है, ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होती है, और वो ठीक है, डेंसिटी को और प्रेशर को, ऑक्यूलर प्रेशर को मैनेज करने के लिए हेल्प करती है। और इधर यहाँ पर वाइट्रियस ह्यूमर होता है, ठीक है, यहाँ पर भी फ्लूइड होती है, उसका भी सेम रोल होता है। और इनका वो भी रोल होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स को ना रेगुलेट करते हैं। और यहाँ पे वेन्स भी होती हैं इधर, ठीक है, जो कि रेगुलेशन में हेल्प करती है।
ओके, ये सब डिटेल में तुम लोगों को पता होगा। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये वाली, ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, ये मैं आउटर मोस्ट लेयर तो इसको बनाई इस तरह से, ये सीलियर आइरिस यहाँ पर है, और इस तरह से ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये होती है कॉर्निया, ठीक है। कई बार इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, रेडनेस हो जाती है, तो हाँ, और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है यही मेन पार्ट होता है, ये सेंसरी पार्ट होता है। यहाँ पे लाइट रेज, ये ऑप्टिकली सेंसरी पार्ट होता है। यहाँ पर जो लाइट रेज फॉल करती है, ठीक है, उन लाइट रेज को, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं रेटिना, ठीक है। तो ये जो रेटिना होता है उसमें एक्चुअली रॉड सेल्स होती हैं, और ठीक है, रॉड्स कौन से, ये दो टाइप्स के सेल्स होते हैं जो कि ब्राइटनेस को और जो कि वेवलेंथ को, मतलब कलर को, ठीक है, परसीव करते हैं। तो और जो भी इंफॉर्मेशन होती है, तो ये जैसे लाइट स्ट्राइक करती है रेटिना पर, तो ये सारे जो सेल्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और उस इंफॉर्मेशन को ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू, ठीक है, तुम्हारे ब्रेन में जो ऑसिपिटल लोब वाला पार्ट है, जो कि विजुअलाइजेशन के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा पोर्शन ऑक्यूपाई करता है ब्रेन का, तो वहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आई का। इसमें से इस आई, ह्यूमन आई के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट यूं ऐसे रखा है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज, ठीक है, बहुत ही छोटी सी लाइट रे की जो बीम है, ठीक है, नैरो बीम ऑफ लाइट रे, वो, ठीक है, एंटर करेगी, ठीक है। और ये तो पता है कि अगर लाइट बहुत ज्यादा होती है तो ये पीपल जो है वो श्रिंक कर जाता है, आइरिस जो है इसको छोटा कर देती है, और वो लाइट रे यहाँ पर एंटर करती है, और नाइट टाइम में ये एक्सपैंड कर जाती है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट रेस को वो, ठीक है, सेंड कर पाए रेटिना पर और इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचा पाए। तो ह्यूमन आई का जो ये वाला पार्ट है ना, ये एक्चुअली एक कॉन्वेक्स, और कुछ नहीं, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, और प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन के लिए ये लेंस अकेली नहीं, ये मिल करके इसके सामने ये जो लिक्विड भी और ये जो कॉर्निया, ये सब मिल करके इनकी भी कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। ये पूरा कॉम्बिनेशन मिल करके एक, समझ लो, एक इक्विवेलेंट कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और इस कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रहता है, और ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाती है, ठीक है, कॉर्निया पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए ऑब्वियसली इस ह्यूमन लेंस को इमेज हमेशा रेटिना पे ही फॉर्म करनी पड़ेगी। अगर इमेज यहाँ फॉर्म होगी, यहाँ फॉर्म होगी, तो हमें ब्लर्ड इमेज देखी, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे लेंस और इमेज, ये जो इमेज की डिस्टेंस है ना, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकती है। वो अगर एवरेज साइज बोलेंगे तो वेरिएबल होता है, अलग अलग, मतलब एज के साथ भी ये वाली जो डिस्टेंस है ह्यूमन आई के अंदर लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस, वो एवरेज डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, इसको चेक कर लेना। वैसे मैं बहुत ही रफ आइडिया जो है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो ह्यूमन आई को अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करनी है, तो इमेज की डिस्टेंस हमेशा फिक्स होगी। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रहे, ऑब्जेक्ट दूर है या पास है, इमेज हमेशा रेटिना पर ही बननी है। तो तुम सोचो ऐसा कैसे पॉसिबल है? लेंस फॉर्मूला कहता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। ठीक है, अलग अलग इमेज के लिए सेम
अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए सेम इमेज का मतलब यही होगा, ऐसा तभी पॉसिबल है जब लेंस की फोकल लेंथ फिक्स नहीं हो। ठीक है, तो ह्यूमन आई लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो वेरिएबल होती है, और उसको जो सिलियरी मसल्स होती है वो कंट्रोल करती है। ठीक है, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है, तो चलो मैं यही पॉइंट बता करके, टाइम भी हो गया है और थोड़ा सही से बताना चाहिए, तो मैं फिर शाम में इसको कंटिन्यू करूंगा। अभी बस थोड़ा सा और बता देता हूँ कि अगर मान लो हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है, तो लाइट रेज को कम कन्वर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी जो लेंस है ना वो थोड़ा रिलैक्स स्टेट में रहेंगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट पास आते जाए, और ये तुम फील करोगे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाओगे ना, तो तुम्हारे आईज की जो लेंस है ना वो थोड़ा सा इस तरह से बल्ज आउट करेंगी। ठीक है, और ओवरऑल ये कंप्लीट इक्विवेलेंट, मतलब कॉर्निया से लेके लेंस का पूरा इक्विवेलेंट लेंस ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब मिल करके, ठीक है, बिहेव करेंगे और ज्यादा पावरफुल लेंस की तरह, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट पास आ गया है तो लाइट रेस को ना ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट और पास आ गया है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि लेंस को और ज्यादा बल्ज आउट करेंगी, और ज्यादा मॉडिफाई करना पड़ेगा, डिफॉर्म करना पड़ेगा लेंस को। ऐसा करती है, हमेशा कर रही होती है हमारी आईज। ठीक है, वो तुम फील करो ना करो। तो इस बार क्या करती हैं, जो आईज है ना और ज्यादा बल्ज आउट करती हैं, लेकिन फिर से इमेज वही रेटिना पर फॉर्म करती है। ठीक है, तो ये क्लियरली अंडरस्टूड है कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, और बहुत दूर का मतलब इन्फिनिटी पर, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी का मतलब है कि लाइट रेज ऑलमोस्ट पैरेलल हो गई। ठीक है, इस टाइम में ह्यूमन आई सबसे रिलैक्स्ड स्टेट में होंगी। ठीक है, और इस टाइम में सबसे आसानी से ये जो लेंस है वो लाइट रेज को कन्वर्ज करके रेटिना पे इमेज फॉर्म कर लेगी। ठीक है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल विजन, या फिर इसको बोलते हैं मोस्ट रिलैक्स्ड या लीस्ट स्ट्रेन्ड आईज। इसको बोलते हैं लीस्ट स्ट्रेन्ड आईज। ठीक है, और ये सबसे अच्छी पोजीशन में विजुअलाइज है। तुम बोलोगे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो तो हमें दिखेगा ही नहीं। नहीं, इन्फिनिटी का मतलब हो सकता है तुम्हारे लिए इन्फिनिटी का मतलब वो 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। इन्फिनिटी का मतलब ऑब्जेक्ट इतनी दूर है कि जिससे कि लाइट रेज जो है ना ऑलमोस्ट पैरेलल हो गई है। तो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को अगर तुम देख दो और वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है, तो उस टाइम में तुम्हारी लेंस सबसे रिलैक्स्ड है। ठीक है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाता है तो तुम्हारी जो लेंस है ना, आई लेंस, वो, ठीक है, वो स्ट्रेन्ड होने लगती है, और पास लाते हैं, तो पास लाते लाते कितना पास ला सकते हैं? ऑब्वियसली बिल्कुल क्लोज, मतलब बिल्कुल भी क्लोज नहीं ला सकते हैं, आई की कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो पास लाते लाते, ठीक है, वो पोजीशन जहां पर ह्यूमन आई मोस्ट स्ट्रेन्ड कंडीशन में आ करके, ठीक है, अभी भी इमेज को रेटिना पर फॉर्म कर ले। ठीक है, ये वाली जो पोजीशन होती है ये कहलाती है लीस्ट। ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये कहलाती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LDDV। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब है कि ह्यूमन आई के लिए एक मिनिमम डिस्टेंस होती है
और वो तुम खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, किसी पॉइंट ऑफ व्यू को पास लाओ और वहां तक लाओ जहां पर उसको तुम इजीली, ठीक है, शार्प इमेज उसकी देख पा रहे हो। वो तुम्हारी आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसके पास अगर हम ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो अब ये आईज और ज्यादा, ठीक, और ज्यादा अपनी फोकल लेंथ को नहीं कम कर सकती है, अपनी पावर को और ज्यादा नहीं बढ़ा सकती है। तो और ज्यादा पास लाने पर शार्प इमेज रेटिना पे नहीं फॉर्म होती। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करना है तो इन्फिनिटी और डी के बीच में ही ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। ठीक है, और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए इसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट स्ट्रेन्ड आईज। इस टाइम में आईज सबसे ज्यादा स्ट्रेन्ड होती है, इसी के बीच में ऑब्जेक्ट रहेंगी तभी ह्यूमन आई ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज कर पाएंगे। ठीक है, अभी बस एक ही पॉइंट बताया है, 2 पॉइंट और बताने छोटे छोटे, उसके बाद हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ इतना बताया कि ह्यूमन आई एक रेंज में ऑब्जेक्ट अगर रखी रहती है तभी देख पाती है फॉर ऑब्वियस रीजंस। इंफिनिटी और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको ह्यूमन आई देख पाएगी। और इंफिनिटी का मतलब है उस टाइम में हमारी आई सबसे ज़्यादा रिलैक्स स्टेट में होंगी। ठीक है, उसको नॉर्मल विजन बोलते हैं। उस टाइम में सबसे आसानी से हम ऑब्जेक्ट को विजुलाइज कर पा रहे होंगे। और इंफिनिटी का मतलब वो हो सकता है किसी के लिए 10 किलोमीटर हो, किसी के लिए 5 किलोमीटर हो, किसी के लिए 1 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर हो। ठीक है, इंफिनिटी का मतलब ऑब्जेक्ट से जो लाइट है ना ऑलमोस्ट पैरेलल हो गई। और लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन के टाइम में जो आई लेंस है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन्ड कंडीशन में है। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, और उस कंडीशन में आईज अगर ज़्यादा रहती हैं तो वो प्रॉब्लम भी हो सकती है ओवरऑल। ठीक है, लॉन्ग टर्म में। ठीक है, और ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की जो वैल्यू होती है वो अगर एज बहुत कम है, 7 ईयर्स 8 ईयर्स है, तो उस टाइम में मतलब कम एज में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की जो वैल्यू होती है वो शायद 8-10 सेंटीमीटर के आसपास हो सकती है। कि बहुत कम, बहुत पास ला करके भी ऑब्जेक्ट को विजुलाइज कर सकती है ह्यूमन आई। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो ये लीस्ट डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा भी होती जाती है। ठीक है, कभी 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर भी हो सकती है। जो एवरेज वैल्यू होती है नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई के लिए, जो हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे, वो वैल्यू होती है लीस्ट डिस्टेंस की 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तुम ये पढ़ाई के लिए जो डिस्टेंस रखोगे, ठीक है, नोटबुक्स की, वो बहुत पास नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, ये तुम लोगों को इंस्ट्रक्ट किया जाता होगा पहले। उसका रीजन ये उस टाइम में तुम्हारी आईज बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्ड होती है, ज़्यादा टाइम तक स्ट्रेन्ड रहेंगी आईज, तो उसकी धीरे धीरे वो भी तो अल्टीमेटली उसकी भी तो अपनी मटेरियल प्रॉपर्टीज होंगी ना, तो बहुत ज़्यादा अगर वो स्ट्रेन रहेंगी ज़्यादा टाइम तक तो उसकी धीरे धीरे इलास्टिसिटी लूज होती जाएगी और जल्दी उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी और तुम्हारी जो विजन है वो चेंज होगी। ओके, ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सर